हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने परिवार रोजगार विथ ITI में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, बार के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम समय आपके पास बचा हुआ है। ऐसे में हम लोग जो मैथ की जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसके लिए हम लोग आज दूसरा प्रैक्टिस सेट लिए हैं मैथ का। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। ध्यान से सुनिए, एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। यानी इस क्वेश्चन के लैंग्वेज से यह स्पष्ट पता चल रहा है कि जो हारा हुआ उम्मीदवार है उसको 40% मिला और जो जीता होगा उसको 60% मिला होगा। तो मान लीजिए टोटल मत कितने हैं, 100%। टोटल मत जब हमारे 100% हो जाते हैं तो जो फर्स्ट उम्मीदवार जो जीता हुआ है उसको कितना मिल गया, 60% मिल गया। तो जो हारा हुआ है उसको कितना मिला, हारे हुए को 40% मिल गया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि वह अन्य उम्मीदवार से इतने मतों से हार गया। यानी इनके हारने का अंतर कितना है। यहाँ पे पहले फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए इनके हारने का अंतर कितना है। तो इन दोनों के हारने का अंतर जो हुआ 20% है। कितना है, 20%। हारने का अंतर 20% है तो जो उनके मतों का अंतर कितना है वो भी हमारा कितना है, 298। यानी 20% किसके बराबर हो जाएगा, 298% के बराबर, 298 के बराबर हो जाएगा मतों की। अब यही तो हमारा सवाल लग गया। अब यहाँ से हम लोग जब 1% निकाल लेते हैं, जब 1% निकाल लेंगे तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 298 और बटे क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, डाले गए कुल मतों की संख्या। डाले गए मतों की संख्या का मतलब हमें 100% निकालना है। यहीं से हम क्या निकाल लेते हैं, 100% निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 298 बटे 20 हो जाएगा और इंटू 100 से क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार जो हमारा 100% निकल के आएगा वो हमारा, इसको हल करने के बाद आप लोग देख लीजिएगा हमारा 1490 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी क्योंकि ये सवाल जो मैथ के सवाल जो होते हैं ये प्रैक्टिस पे होते हैं और इसी लेवल के आपके एग्जाम में सवाल आने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि पिछली बार का जो एग्ज़ाम हुआ था लगभग सेम सेम ऐसा ही लेवल था, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आएगा, नॉर्मली लेवल है, बस आपके कॉन्सेप्ट पे समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ये बोल रहा है हमारा कि मोहित एक मेज 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसके विक्रय मूल्य में 240 रुपये कम कर देता है तो उसे 5% की हानि होती है। तो इसमें बोल रहा है मेज, यहाँ पे क्या होगा, मेज। तो मेज का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बात की जा रही है मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें हमें आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आरंभिक विक्रय मूल्य से पहले हम लोग इसका पहले क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। जब हमें क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा उसके बाद हम इसका कुछ भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्रय मूल्य के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बोला 25% के लाभ पर बेचता है, फिर क्या करता है 240 रुपये कम करता है तो उसे 5% की हानि होती है। पहले क्या किया, 25% के लाभ पर बेचा, ठीक। फिर उसके बाद 5% कम कर रहा है, यानी 25% और प्लस अगर हम 5% जोड़ देते हैं तो इन दोनों का जो योग आएगा वह किसके बराबर आएगा, वह 240 के बराबर आएगा। देखिए आपको ये जो सवाल हम बता रहे हैं, जितने भी सवाल सिर्फ परसेंटेज पे मानकर, ये बहुत इजी मेथड होता है और इसमें कोई ट्रिक नहीं है। आसानी से आप लोग ट्रिक का भी फार्मूला नहीं रटना है, बस आसानी से कॉन्सेप्ट समझना है और सवाल को हल कर ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिएगा कि 25% का पहले उसको लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, 25% के लाभ के बाद 5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 25% फिर 5% नीचे जा रहा है, 100 के नीचे चला जा रहा है, 95 के आ जा रहा है। तो 5% इधर का और 25% लाभ का जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा हमारा 30%। और वही 30% बता रहा है कि 240 के बराबर है। यानी जब वो 240 रुपये कम करता है तो वो 5% की हानि होने लगती है। अब हमें यहाँ से 100% आराम से निकल जाएगा। 1% बराबर हम लोग क्या कर देंगे, 240 बटे 30 कर देंगे, ये कट जाएगा हमारा, 3 वाड़े 24 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 100% बराबर हमारा यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग 800। ठीक, जब हमारा 100% बराबर 800 आ गया तो हमें निकालना क्या है, हमें आरंभिक विक्रय मूल्य। जो आरंभिक विक्रय मूल्य था वो हमारा 25% का क्या था, लाभ पर था।
तो विक्रय मूल्य जो हमारा सेलिंग प्राइस जो निकल के आ जाएगा आरंभिक वाला, वह हमारा 800 पे 800 का 25% लाभ हुआ। फिर तो हमें जोड़ना पड़ेगा, 25% लाभ का हम डायरेक्ट कर देते हैं 125%, इससे अच्छा हो जाएगा हमारा। तो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 125 में अगर 8 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोग करके देख लीजिएगा हमारा कितना आ जाएगा, 1000। यानी जो हमारा आरंभिक विक्रय मूल्य था वो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक दुकानदार 1250 में एक वस्तु बेचता है जो 1500 रुपये के रूप में चिन्हित है, तो वह कितने प्रतिशत की छूट की पेशकश कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक सिंपल सा फार्मूला है, वो क्या है देखिए। पहले हम लोग देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। हमें यहाँ पे देखिए हमें मेन प्राइस दिया गया है, जो मार्क प्राइस हमारा है, मार्क प्राइस जो दिया गया है वह हमारा कितना दिया गया है, 1500 रुपये। मार्क प्राइस 1500 रुपये, जिसको हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस। जो हमारी सेलिंग प्राइस दी गई है दोस्तों यहाँ पे, वो हमारी कितनी 1250 रुपये है। मार्क प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है। अब मान लेते हैं छूट हमारी कितनी है, मान लेते हैं छूट हमारी x% है। छूट कितनी है, x% है। अब देखिए आपको एक फार्मूला हमने बताया था, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी फार्मूला हमने बताया था। इसी फार्मूले की आप लोग याद कर लीजिए और ये फार्मूला आपके लिए बेस्ट होगा। इतना तो हमको पता था। फार्मूला हमने क्या बताया था, सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस छूट। जितनी छूट मिलती जाएगी उतनी हम यहाँ पे क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे एक छूट की बात की गई है, अपान क्या करेंगे हम लोग 100 कर देंगे। यह फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरे आपके छूट में बट्टा वाले सवाल में आपको यही फार्मूले लगभग देखने को मिलेंगे। अब इसी पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। तो रखते हैं तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो हमारा है वह है हमारा है 1250 रुपये। उसके बाद हमारी मार्क प्राइस जो है 1500, उसके बाद हमारा 100 माइनस छूट को हमने x माना है, अपन क्या कर देते हैं, हम 100 कर देते हैं। अब यहाँ से हमारा ये कट जाएगा, यहाँ से जब ये कटेगा तो ये 1250 तो इधर रह ही जाएगा। उसके बाद देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हमने पहले क्या कर दिया, काट दिया। इधर 1250 तो बट ही जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये 1515 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ही जाएगा 15x हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 15x को इधर लेके आते हैं। उसके बाद 1500 और माइनस 1250 जो कि घट के हमारा क्या हो जाएगा, 250। ठीक। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर आपको पता है 15 नीचे चला जाएगा तो हमारा 16.67% जो हमारी x की वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, इसको आप लोग हल करके देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल था। ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपके पास प्रैक्टिस के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करिए। ठीक है, और आपको बता दें अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और आगे की इन्फॉर्मेशन भी आपको समय समय पर हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपये और 5 साल में 1350 रुपये हो जाती है, ब्याज की अनुमानित दर बताइए। तो देखिए यहाँ पे हमें मूलधन का पता ही नहीं है, न मूलधन का पता है और तो हमें कैसे बता सकते हैं हम लोग कि इसकी जो ब्याज की दर क्या है। सबसे पहले हमें मूलधन का पता होना चाहिए। इसके लिए देखिए आपको हम बताते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको मूलधन का पता करना है। पहले बोला क्या है कि 5 वर्ष में का जो मिश्र धन है, ये आपको जो दिया गया है मिश्र धन दिया गया, क्योंकि 2 साल में इतना रुपये हो जा रहा है, 5 साल में इतना रुपये हो जा रहा है। तो 5 साल का जो मिश्र धन है, मिश्र धन वह आपको कितना दिया गया है, वह दिया गया है 1350 रुपये। और 2 साल का जो मिश्र धन दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है, वह 1260 रुपये दिया गया है। जब इन दोनों मिश्र धन का जब हम अंतर करते हैं तो यहाँ पे हमें 3 वर्ष का क्या निकलेगा, 3 वर्ष का हमें मिश्र धन निकल के आता है। और 3 वर्ष का जो मिश्र धन निकल कर आता है वो जब घटा देंगे हम लोग, इन दोनों को जब माइनस कर रहे हैं हम समीकरण को, इसको समीकरण हमने मान लिया था, तो माइनस करेंगे तो जो हमारा मिश्र धन आएगा वो 3 वर्ष का 90 रुपये आएगा।
क्या आएगा, 3 वर्ष का जो हमारा ब्याज निकल के आ रहा है, सॉरी दोस्तों ये क्या हमारा निकल के आ रहा है ब्याज, क्योंकि 5 वर्ष का मिश्र धन इतना था, 2 वर्ष का मिश्र धन इतना था, तो जो बढ़ोतरी हुई होगी वो हमारे ब्याज की तो बढ़ोतरी हुई होगी। तो 3 वर्ष का जब ब्याज हमारा इतना है तो हमें 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, पहले इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो 1 वर्ष का जो हमारा ब्याज निकल कर आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का तो हमारा 30 हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। तो 5 सालों में जो ब्याज हमारा कितना बढ़ा है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम मूलधन ज्ञात करते हैं। देखिए मूलधन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 1350 रुपये जो हमारा 5 वर्ष का क्या है, ये हमारा मिश्र धन है, यानी 5 सालों में बढ़कर ये 1350 रुपये हुआ था। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जब 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1350 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा मूलधन निकल कर आएगा, जब घटाने के बाद ये हमारा 150 आ जाएगा और घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 1200 रुपये, ये हमारा मूलधन आ गया। समझने की बात है। देखिए यहाँ पे पहले हमने जो निकाला 1 वर्ष का ब्याज निकाल लिया, 1 वर्ष का ब्याज हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। जब 1 वर्ष का ब्याज हमें 30 मिलकर आया तो मिश्र धन जो हमारा पता था 5 साल का 1350 रुपये है। जब 1 साल का ब्याज हमारा इतना है तो 5 साल का ब्याज जो मिलेगा उसमें से हम माइनस कर देंगे, किस में से, मिश्र धन में से, तो हमारा मूलधन निकल के आएगा। अब मूलधन पता हो गया तो एसआई का जो फार्मूला आपको बताए होंगे हम लोग, एसआई का जो फार्मूला होता है हमारा, एसआई बराबर PRT/100, बस इसी फार्मूले पे आपको रख देना है और आपको क्या मिल जाएगा, एसआई का हमें पता है, एसआई हमें 30 दिया गया है, 1 साल का जो ब्याज है 1200 रुपये हमें मूलधन पता हो गया। उसके बाद यहाँ से हमें आर की वैल्यू पता करनी है और 1 साल का हमें क्या पता करना है, 1 साल का ही बताना है ना, 1 साल की जो ब्याज की दर वो कितना है। यहाँ से आर की वैल्यू जो निकल कर आएगी हमारी 2.5% निकल कर आएगी। यहाँ से आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा देखकर समझ लीजिएगा, लेकिन काफ़ी अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट पे लगा हुआ है, कोई कठिन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए इसको क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कह रहा है कि किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया है जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया हो तो ब्याज की दर बताइए। यहाँ पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया है। ऐसे सवालों के लिए आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताते हैं हम। इस फार्मूले पे आपको अगर ऐसे कभी भी सवाल दिखे, SI/200 = CI, यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, अपान 200 + R। इसी फार्मूले पे आपको ब्याज की दर आसानी से पता चल जाएगी। चलिए इसके लिए SI का मान हमें क्या दिया गया है, 160 रुपये दिया गया है। उसके बाद हमें जो 200 नीचे है फार्मूले में वो रख देते हैं। उसके बाद CI का मान हमें दिया गया है 164 रुपये। उसके बाद 200 + R को तो हमें पता ही करना है। ठीक, यहाँ से जब हम लोग हल करेंगे इसको तो यह हो जाएगा हमारा 200 + R = 205। आप हल करके देख लीजिएगा, फिर यहाँ से R बराबर हमारा क्या आएगा, 5% निकल कर आ जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है। बोल रहा है 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। पहले इस लाइन को समझिए, क्या बोल रहा है, 15 आदमी, जितना बोलता है उतना लिख लीजिए। 15 आदमी बोला है, M1 बराबर 15 लिख लीजिए। उसके बाद 8 घंटे कार्य करते हैं, T1 बराबर 8 घंटे लिख लीजिए इनका भैया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 20 दिनों तक में कार्य पूरा कर रहे हैं, D1 बराबर 20 दिन लिख लीजिए। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, इसको देखिए कि 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे बात की जा रही है M 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करने पड़ेंगे। M2 बराबर देख लीजिए 20 दिया गया है और उसके बाद 12 दिन में, यानी D2 बराबर जो हमें 12 दिन में कार्य को पूरा करना है, लेकिन अब बोल रहा है कितने घंटे करने पड़ेंगे। अब घंटे तो बढ़ाने पड़ेंगे, यानी D2 बराबर, अब क्वेश्चन मार्क पूछा गया है हमारा, क्या बोला गया है, 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पड़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कितने घंटे कार्य करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें T2 की वैल्यू पता करनी है। चलिए आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता देते हैं। इस फार्मूले पे पूरे के पूरे आपको जो आपकी कार्य समय का सवाल है, इस पे एक सवाल हम कल भी बताए थे उस कॉन्सेप्ट पे, लगभग में उस कॉन्सेप्ट पे पूरे सवाल लग जाएंगे।
जो कल के प्रैक्टिस सेट में जो हमने बताया था। आज के जो हम फार्मूला बताने जा रहे हैं काफ़ी अच्छा फार्मूला है। m1 d1 t1 अपान m1 t1 d1 अपान w1। इधर क्या हो जाएगा m2 d2 t2 बटे w2। इसी फार्मूले पे पूरे के पूरे आपके कार्य समय के सवाल लग जाएंगे। और एक कॉन्सेप्ट हमने कल बताया ही था, उसको और इसको देख लीजिएगा। इसमें देखिए जो चीज़ दिया रहेगा उसी चीज़ की बात करेंगे। अगर m1 d1 दिया है तो इधर से भी m2 d2 लेंगे। अगर m1 d1 t1 दिया है तो इधर से भी m2 d2 t2 लेंगे। और अगर वर्क भी दिया है हमारा तो इधर नीचे भी हम लोग वर्क भी लेंगे। चलिए, तो हमें m1 d1 t1 की बात की जा रही है, तो हम फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, m1 d1 t1 बराबर m2 d2 और t2। चलिए, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। चलिए इसमें कलर चेंज कर देते हैं। अब क्या बता है कि m1 बराबर 15 दिया गया है, d1 बराबर 20 दिया गया है, t1 बराबर जो दिया गया है वह 8 दिया गया है। इधर सेम उधर रख दीजिए, 20 दिया गया है m2 बराबर, उसके बाद d2 बराबर 12 दिया गया है और t2 यानी x मान लीजिए जो हमें पता ही नहीं है। ठीक, यहाँ से जब इसको आप लोग हल करेंगे दोस्त, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 10 घंटे निकल कर आ जाएंगे। ठीक, इतना काम आपका है। इस प्रकार हमारा क्या आ गया, 10 घंटे उनको डेली वर्क करने पड़ेंगे, जिससे वह पूरे कार्य को क्या कर सकेंगे, कंप्लीट कर सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक नल 30 मिनट में एक टंकी है भैया, एक टंकी को खाली कर सकता है। यानी एक फर्स्ट नल क्या है उसकी 30 मिनट में एक टंकी को खाली कर सकता है। आगे देखिए, दूसरा नल उसे 45 मिनट में कर रहा है। भैया ये वर्क तेज कर रहा है, कितने में कर रहा है, 45 मिनट में। तो हमने कल इस पे 2-3 सवाल लगाए थे। सीधा आपको क्या निकालना है, एलसीएम लेना है, फिर उसके बाद डिवाइड कर देना है 30 से। इसमें इधर क्या आ जाएगा भैया, आपका 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। 3 और 2 आपकी कार्य क्षमता निकल गई। अब जब कार्य क्षमता निकल गई तो उनको बोल रहा है कि दोनों टंकी को जो नल है उनको साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगी। हमें समय पूछा है दोनों टंकियों को खाली करने के लिए। समय के लिए सीधा सा, जब आपको कार्य क्षमता पता है, दोनों की कार्य क्षमता मिलाकर 5 हो रही है और टोटल वर्क जो हमारा निकलता है एलसीएम निकाल 90 में 5 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा भैया आ जाएगा 18 मिनट। 18 मिनट जो हमारा आएगा यह निकल कर, ये हमारी क्या निकल कर आएगी, कार्य क्षमता निकल कर आएगी। किसकी कार्य क्षमता, दोनों टंकियों को कार्य क्षमता तो निकाले ही थी, लेकिन समय दोनों टंकियों को जो नल खोल रहे हैं वो 18 मिनट में क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए काफ़ी सिंपल सवाल है, ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे। बोल रहा है 16 मीटर प्रति सेकेंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी। ये 16 मीटर प्रति सेकेंड है। अब मीटर प्रति सेकेंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो आप लोगों को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 18/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत इसका आंसर जो आएगा 57.6। अब यह भैया हमारा किलोमीटर प्रति हावर हो गया। देख लीजिए, मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे 18/5 से गुणा कर दिया। अगर इसी का उल्टा पूछे कि किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, यानी किलोमीटर प्रति हावर से कन्वर्ट किस में करना है, मीटर प्रति सेकेंड में। मीटर प्रति सेकेंड में जब कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी का विपरीत कर देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसमें और कुछ नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भी काफ़ी अच्छा सवाल है। बोल रहा है 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही हैं। यदि तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकेंड में पार कर जाती है तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि पहले इसको समझ लेते हैं। पहले क्या किया है, 2 रेलगाड़ियां हैं, इसमें से एक रेलगाड़ी यहाँ पे है, एक रेलगाड़ी यहाँ पे, देखिए हमने रेलगाड़ी बना दिया। दूसरी रेलगाड़ी यहाँ पे है, ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी यहाँ पे है। एक रेलगाड़ी जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, 90 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से। दूसरी रेलगाड़ी जो है 70 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से दूसरी रेलगाड़ी जा रही है। अब क्या कर रहा है कि यदि एक व्यक्ति बैठा है उसमें, उसको यह रेलगाड़ी जो पीछे वाली जो रेलगाड़ी है यह इसको
36 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की गति की लंबाई बताइए। तेज़ गाड़ी की लंबाई, तो आपको पता है कि कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, किसी व्यक्ति को, खड़े व्यक्ति को पार करती है, तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो यानी यह जब व्यक्ति को पार कर ले जाएगी पूरा, तो वह उतनी ही लंबाई दूरी क्या हो जाएगी, उसकी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी हमारी, तो चाल यहाँ से जो हो जाएगी हमारी, वी आर बराबर हम निकाल लेंगे V1 माइनस V2। ये ऐसा हमने क्यों किया, चाल निकालने के लिए ट्रेन की। V1 माइनस V2 बराबर यानी 90 और माइनस 70 यानी 20 किलोमीटर प्रति हावर। अब देखिए, आपको एक बताए थे हम पहले बहुत कि जब ट्रेनें एक ही दिशा में हों, तो उनकी चाल को हम लोग घटा देते हैं, और जब ट्रेनें विपरीत दिशा में होती हैं तो उनकी चाल को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इनकी चालों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब हमें पिछली ट्रेन की चाल पता हो गई, अब क्या पता हो गई, चाल पता हो गई। तो आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटा समय हो गया। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ से जब दूरी निकलेगी, जो दूरी निकलेगी उस व्यक्ति को पार करेगी, और जितनी अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी वही उसकी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, सीधा सा। तो यहाँ पे हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर जब चाल गुणे समय हो गया, तो चाल हमारी कितनी निकल कर आई है, चाल जो हमारी निकल कर आई है 20, चाल 20 निकल कर आई है। लेकिन भैया देखिए, 20 निकल कर आई है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो हमारा जो 36 सेकेंड में पार कर रही है वो हमारा सेकेंड में दिया गया है। इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। किसको, चाल को। इस चाल को मीटर प्रति सेकेंड में यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे किया है। अब जाके समय से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा पूरा करेक्ट आंसर आएगा। पीछे जो हमने बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से 18 दूनी 36 हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 5 100 दूनी 200 हो जाएगा, यानी हमारी जो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी वो हमारी 200 मीटर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में 9-10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। पानी में नाव, एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। यदि नदी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ आने में कितना समय लगेगा। यहीं पे समझिए, बस इसी को समझना है कि बहाव के साथ आने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, एक व्यक्ति ठहरे हुए पानी में नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है, यानी जो नाव है ठहरे हुए पानी में कैसे चलेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा। लेकिन बोल रहा है यदि नदी की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे 80 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, यहाँ पे धारा की जो चाल हो जाएगी, धारा की चाल और नाव की चाल दोनों मिलाकर टोटल चाल कितनी हो जाएगी, सिंपल सा समझिए। टोटल चाल हमारी क्या हो जाएगी, दूरी के बहाव की दिशा में, जिस दिशा में धारा हमारी बह रही है, यानी धारा की चाल प्लस नाव की चाल दोनों हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 10 6 16, यानी 16 किलोमीटर प्रति हावर हमारा क्या हो गई, चाल हो गई। अब जाना कितना है, 80 किलोमीटर दूर जाना है, तो यहाँ समय बराबर क्या निकाल लेंगे, समय बराबर हमारा दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी हमारी 80 है और चाल हमारा 16 है, 16 5 80, यानी हमें 5 घंटे का समय लगेगा कहाँ जाने में, जहाँ भी जाना होगा वहाँ 5 घंटे का समय लगेगा बस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है। इसमें क्या कह रहा है कि यदि 92657 इसमें डैश करके दिया गया है कि 2 पूर्णतया 8 से विभक्त है, तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो 8 से विभाजिता का नियम आपको पहले पता ही होगा, पहले उसको समझ लेते हैं। तो 8 से विभाजिता का नियम है कि यदि कोई संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हैं तो वह संख्या पूर्णतः 8 से विभाज्य हो जाती है। और अगर 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि अगर कोई अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य तो 4 से विभाज्य हो जाती है। तो इसमें देखिए हमारा अंतिम 3 अंक जो आ रहा है 7 आ रहा है, उसके बाद स्टार यानी इस पर भी कोई अंक होगा, उसके बाद 2 आ रहा है। इसको 8 से पूर्णतः क्या करना है, विभाज्य करना है। तो आपको पता है अगर एक स्टार की जगह पे अगर हम 1 रख देते हैं यह 712 हो जाएगा। और आपको पता है 712 पूर्णतः किससे विभाज्य होगा,
712 पूर्णतः आपको किससे विभाज्य हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे सर आप एक ही क्यों रखे हैं, तो आप लोगों को बता दें इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बारी बारी करके चारों ऑप्शन क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो नंबर 8 से विभाज्य करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। क्योंकि पूरे नंबर में डिवाइड करना काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए यह रूल आप अपनाइए। सभी जितने भी विभाजिता के नियम हैं उसको आप लोग क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। पूरे विभाजिता के नियम अगर आपको पते रहेंगे तो आप तुरंत उसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि स्टार 381 स्टार, पहले बना लेते हैं, स्टार 381 किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, ठीक। 11 से विभाज्य, तो इसके स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। तो आपको पता ही होगा कि जो विभाजिता का जो नियम होता है, 11 से विभाजिता का नियम होता है, वो विषम स्थानों पर अंकों का योग माइनस सम स्थानों पर अंकों का योग जो होता है, पहले विषम स्थान पे ये 1 पे और 8 पे जो नंबर आएगा, यानी स्टार प्लस 8, ठीक, स्टार प्लस 8 माइनस 3 प्लस 1, यह जो आएगा आंसर, यह 0 आएगा या 11 का गुणा जाएगा, 0 आएगा या 11 का गुणा जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए, 0 आएगा या 11 का गुणा जाएगा। तो यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको 0 मान लीजिए, इसके इक्वल टू, या 11 मान लीजिए। चलिए हम लोग पहले 11 मान लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार हो जाएगा स्टार प्लस 8 और माइनस 4 इक्वल टू हम लोग क्या माने, 11। तो जब इसको हल करेंगे स्टार इक्वल टू क्या हमारा आ रहा है, 7, यानी 7 अगर यहाँ पे हम लोग रख देंगे तो यह पूर्णतः क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला है 10 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या बताइए। सिंपल से आपको एक बता देते हैं, n इंटू ए इक्वल टू टी। n मतलब नंबर, कितने नंबर हैं, 10 संख्याएं हैं, 10 नंबर हैं। ए मतलब एवरेज, ए मतलब एवरेज, यानी 10 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। तो कितना आता है टोटल, टोटल जो हमारा आता है 180 आता है, ठीक। आगे बोल रहा है एक संख्या को हटा दिया जाए, यानी अब हमें संख्या कितनी बची, 9 बची, तो एवरेज कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 144। अब एक संख्या जो हटी है उसको कैसे बता सकते हैं हम लोग, तो आप लोग क्या करेंगे, ये 10 संख्याओं का एवरेज है, ये 9 संख्याओं का एवरेज है, जब इनका अंतर निकालेंगे तो हमारा आएगा 36, यानी एक संख्या जो घटी है वो क्या हो गई, 36। इसी तरह आप लोग आराम से कर सकते हैं कोई भी सवाल। चलिए अगला सवाल। इसमें बोल रहा है वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 2 रहता है। अब यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक मामले में शेषफल 2 रहता है। सबसे पहले लघुत्तम संख्या ज्ञात करना है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 6, 9, 12, 15 और 18, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, वह छोटी से छोटी हमें संख्या मिल जाएगी, लघुत्तम संख्या, जिससे इनसे भाग देने पे क्या बचेगा, प्रत्येक मामले में शेषफल 2 बचेगा। अब 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, पहले इसको हल करते हैं तब पता चलेगा। तो यहाँ पे 3, 9, 6 हो जाएगा ये, इसके बाद ये 15 रहेगा और ये तो 18 ही, नहीं 9 हो जाएगा, 2 9 18। फिर यहाँ जब हम करते हैं 3 बचेगा, 9 बचेगा, 2 3 6 हो जाएगा और ये 15 और ये 9 हो जाएगा। फिर हम 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 से कर देंगे और 5 से कर देंगे। जब इसको पूरी तरह करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो एलसीएम निकल कर आएगा भैया, वह हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 3 जा 36 हो जाएगा, 36 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। अब देखिए जो लघुत्तम आता है वह इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इतना समझ जाइए कि इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमें प्रत्येक दशा में 2 शेषफल लाना है, इसलिए इसमें 2 हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 182। ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है,
इसमें बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि उनका गुणनफल 1344 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। माना पहली संख्या क्या हमारी हो गई 3x, दूसरी संख्या क्या हमारी हो गई, वो हो गई 7x हो गई। अब बोला है इनका गुणनफल 1344 है, तो 3x हो जाएगा इंटू 7x इक्वल टू हमारा 1344 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1344 हो जाएगा। तो x इक्वल टू जो हमारा निकल कर आएगा, ये हमारा क्या निकल कर आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जब 10 हो जाएगा, ये कटेगा, इधर ही चला जाएगा नीचे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर जो बचेगा हमारा इधर आके यह हो जाएगा 7 की, यह 21 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने जोड़ दिया है, तो 21 हो जाएगा। 21 जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इधर 64 आएगा। आपको पता है कि 64 जो 8 का वर्ग यानी एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है भैया, इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक, और क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चलिए ये हमारा क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक। दो समूह भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। दो समूह भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। तो बोल रहा है कि समांतर भुजाओं का अनुपात 2:7 है। समांतर भुजाओं का अनुपात दे दिया है, तो मान लेते हैं हम जो समांतर भुजाओं का अनुपात दिया है, तो माना समांतर भुजाएं क्या हैं, माना पहली समांतर भुजा जो है वह 2x हो गई, और दूसरी समांतर भुजा मान लीजिए ये हमारी 2x हो गई, और यह क्या हो गई हमारी 3x हो गई, ठीक। आगे बोल रहा है यदि शेष लंब 15 मीटर, और यहाँ से एक हमने लंब डाला है जिसकी ऊंचाई कितनी है 15 मीटर है, ठीक। तो बोल रहा है समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका हमारा फार्मूला होता है, समांतर भुजाओं का जो क्षेत्रफल का जो एरिया का जो फार्मूला होता है, यह हमारा होता है 1/2 होता है गुणे समांतर भुजाओं का योग। इसको हम लोग अगर ए बी मानते हैं और इसको सी और डी मानते हैं, तो समांतर भुजाओं का योग यानी ए बी प्लस सी डी, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई को हम लोग क्या मानते हैं, एच मानते हैं। मान लीजिए हमने एच मान दी, ये हमारा फार्मूला बन गया। तो हमें 300 मीटर जो क्षेत्रफल भी दे दिया है, उसके बाद 1/2 ए बी का मान हमें पता है 3x, सी डी का मान 2x, एच का मान 15। इसी को हल कर देते हैं। 300 इक्वल टू 1/2 3 2 5x इंटू 15 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू जो निकाल कर लाएंगे वो हमारी 8 निकल कर आएगी। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 8 निकल के आएगी। अब हमें समांतर भुजाओं की लंबाई पता करनी है, यानी यह हो जाएगी 8 3 24 और यह हो जाएगी 8 दूनी 16। ये हमारे समांतर भुजाओं की लंबाई हो जाएंगी क्रमशः। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, एक समद्विबाहु, अब यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज की बात की जा रही है। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसका आधार दिया गया है हमारा, कितना दिया गया, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 14 सेंटीमीटर है। बराबर भुजाओं में से एक भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज पहले हम बनाते हैं। चलिए हम समद्विबाहु त्रिभुज बना दिए। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यह ए बी और ये सी हो गया, ठीक। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पर एक लंब डालते हैं जिसकी हम डी मानते हैं, यह हमारा क्या लंब है। इसके लिए एक फार्मूला बनता है समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। बी सी बाई 4, बी सी मतलब जो आधार है, आधार बटे हम लोग क्या करेंगे 4, फिर अंडर रूट क्या करते हैं 4 ए बी का स्क्वायर, 4 ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक। ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर करेंगे और फिर हम लोग बी सी का आधार का ही स्क्वायर कर देंगे। इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसी फार्मूले पे हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। तो त्रिभुज बराबर
BC यानी आधार हमें दे दिया गया है। आधार हमें कितना दिया गया 12, 12/4 हो गया। फिर उसके बाद √4 AB का मान कितना दिया गया है, AB का मान जो दिया गया 14 सेंटीमीटर। AB का मान कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है। पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं 14 दिया गया है कि 12 दिया गया है। यहाँ पे इसको सही कर लीजिए, हमारा 10 है, 10 सेंटीमीटर। इसका मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस BC का मान जो दिया गया है हमारा 12 है, जो आधार है। ठीक है, अब इसी को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो हल करेंगे जो हमारा त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर यहाँ 4 × 12 हो जाएगा। ये √ जो होगा हमारा 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 का 400 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 12 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 144 आएगा। 12 का स्क्वायर 144 आया, तो यहाँ पे त्रिभुज बराबर जो हमारा निकल के आएगा ये 3 हो जाएगा, और √ 400 माइनस 144 करेंगे तो 256 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर, जो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, अगला सवाल हमारा बोल रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को कुछ छोटे घनों में काटा जाता है, जिनमें से प्रत्येक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे घनों की संख्या कितनी है। अब कितने घन बना सकते हैं, तो बड़े घन में से छोटे घन को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो बड़े घन का आयतन जो होगा, क्योंकि आयतन कभी बदलता नहीं है, तो बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर क्या होता है 1 का क्यूब हो जाएगा। छोटे घन का आयतन क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा। बड़े घन का जो आयतन हमारा निकल के आएगा 6 × 6 × 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 6 × 6 × 6, और यह क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, यह हो जाएगा 2 × 3 = 6, ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, ये भी हो जाएगा 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, यानी हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे घनों की संख्या 87 हो जाएगी। ठीक है 27। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह बोल रहा है कि किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, 150 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका आयतन कितना होगा। तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है हमारा पता होगा कि 6x² होता है, और 6x² बराबर क्या हो जाएगा 150 दिया गया जो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया था। तो यहाँ से x² बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 6 × 5 = 30, x बराबर 5 आ जाएगा, और 5 आ गया। तो पूछा क्या इसका आयतन, तो आयतन अभी पीछे बताए हैं कि 1 का क्यूब होता है जो घन का आयतन होता है। यहाँ से 5 का क्यूब अगर हम लोग कर देंगे बराबर 125 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। लास्ट सवाल हमारा आज का है। चलिए लास्ट सवाल हमारा देखते हैं, अच्छा सवाल है। ये क्या कह रहा है, हमें x³ + 1/x³ का मान चाहिए। इसका जो फार्मूला हो जाएगा हमारा आपको पता ही होगा, इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे इसमें हम लोग, तो 1/x का क्यूब कर देंगे और माइनस 3ab। a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फार्मूला जब करते हैं हम लोग, तो a + b का क्यूब माइनस 3ab कर देते हैं। तो यहीं से हमारा 3ab यानी x + 1/x हो जाएगा। अब यहीं से डायरेक्ट हम लोग मान रख देते हैं, x + 1/x का मान 3 दिया गया है, तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा -3 × यहाँ पे 3 हो जाएगा। जब ये 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 3 × 3 = 9 हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा 18, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 18 हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने जो 20 सवाल जो लगाए हैं आज की जो प्रैक्टिस सेट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे, और ऐसे ही सवाल आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी उम्मीद है, और मैं गारंटी लेता हूँ कि ऐसे ही सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर छपे हुए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।